दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे पेशवाओं के अधीन मराठों शक्ति का उत्कर्ष, जो कि काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये। इसकी पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे किस प्रकार से मुगल साम्राज्य के पतन होने के बाद बहुत सारा सूबेदार जो है ना, वो खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, है ना। जैसे कि हैदराबाद अलग हो गया था, अवध अलग हो गया था, और भी जैसे कि एक राजपूत राज है, आमेर था, कर्नाटक था। और राजपूत राज में भी जैसे कि राजा जय सिंह के बारे में हम लोग पढ़े थे। ये सब हम लोग ना पीछे पढ़ चुके थे। सिख राज के बारे में पढ़े थे, ये सब हम लोग पढ़े थे, यहाँ तक पढ़ लिए थे। यानी कि कल जो स्टार्ट किए थे, जो पार्ट वन, जो इस मतलब जो हिस्ट्री का ये पार्ट टू है। पार्ट वन में जो हम लोग पढ़े थे ना, वो पढ़े थे उत्तर मुगल कालीन। और उत्तर मुगल कालीन पढ़ने के बाद थोड़ा सा जब पढ़े थे, जब उसका मुगल कालीन जो है ना वो ख़त्म होने जब हो गया था ना, तो उसके बाद जो सब क्या हुआ ना, सब खुद को स्वतंत्र कर लिया था, वो पढ़े थे। और आज पढ़ रहे हैं पेशवाओं के अधीन मराठों शक्ति का उत्कर्ष। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा छत्रपति संभाजी का पुत्र साहू था। संभाजी का पुत्र साहू था, ये मुगलों के कैद में था। लेकिन बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया कि इसको साहू को कैद से छोड़ दिया, इसलिए ताकि साहू और ताराबाई में संघर्ष हो जाए। चूँकि इसलिए ताकि ताराबाई उसमें क्या कर रही थी, वो मराठों का नेतृत्व कर रही थी, है ना। अब मराठों से बनता नहीं था ये लोग को, बहादुर शाह प्रथम को, तो इसलिए छोड़ दिया ताकि अपने में लड़ मरेगा ये लोग। तब क्या हुआ, ताराबाई कौन थी, तो ये साहू की चाची थी, है ना। और ये ताराबाई राजा राम की पत्नी भी थी, तो इतना बात याद रखना है आपको। तो जो साहू रहता है, हालांकि ये ताराबाई को पराजित कर देता है, तो साहू जो रहता है बालाजी विश्वनाथ की सहायता से मराठा छत्रपति बन जाता है। कौन, साहू बन जाता है, और ताराबाई पराजित हो जाती है। इस प्रकार से अब मराठों का नेता कौन हो गया, साहू हो गया। अब साहू के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर फटाफट, टाइम पास नहीं करते हैं। साहू के बारे में इसका कार्यकाल देख सकते हो, 1707 से 1748 ईस्वी। तो 1708 ईस्वी में साहू का राज्याभिषेक हो गया। 1708 ईस्वी में साहू ने सतारा को अपनी राजधानी बनाया। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि सतारा को अपना राजधानी बनाया। साहू ने अपने सहयोगी बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बनाया। उसी बालाजी विश्वनाथ को हेल्प किया था ना वो, इसको अपना क्या बनाए, अपना पेशवा यानी प्रधानमंत्री बनाए। पेशवा कहने मतलब होता है प्रधानमंत्री। यही आगे चलकर पेशवा ही मराठा राज के प्रधान हो गया। पेशवाओं के नेतृत्व में मराठे भारत के सबसे शक्तिशाली ताकत बन गए। यही है ना, बन गया। इन्होंने लगभग पूरे भारत को अपने प्रभाव में ले लिया। कौन, पेशवा, है ना। अब मराठों के उत्थान में सबसे बड़ा योगदान किसका था, पेशवाओं का था। तो चले अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं यहाँ पर कि जैसे कुछ प्रमुख प्रमुख पेशवा है, जैसे कि बालाजी विश्वनाथ, इसके बारे में। तो बालाजी विश्वनाथ, तो शिवाजी के पतन के बाद मराठों के उत्कर्ष के समय बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा थे। और जब शिवाजी का पतन हो गया ना, तो मराठों के उत्कर्ष के समय में बालाजी जो विश्वनाथ थे, ये प्रथम पेशवा थे। इसकी योग्यता के कारण साहू ने इसे अपना पेशवा नियुक्त किया था, है ना। साहू वही संभाजी का पुत्र, है ना, ये अपना पेशवा नियुक्त किया। बालाजी विश्वनाथ ने अपने कूटनीति और योग्यता के बल पर न केवल साहू को स्थापित किया, बल्कि एक शासक के रूप में मुगलों से मान्यता भी दिलवाया। ठीक है। 1719 ईस्वी में फर्रुखसिंह के शासनकाल में मराठा और मुगलों के बीच में एक महत्वपूर्ण संधि होता है, और संधि में शर्त यह था कि शिवाजी के सभी क्षेत्र साहू को वापस किया जाए। जो भी मतलब वो लोग ये कर लिया था, तो साहू को वापस दे दिया जाए। और मराठों को दक्षिण भारत में चौथे प्रकार का टैक्स होता था, चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार मिला, है ना। ये जो मराठों का वो लोग अटैक करके ले लिया था ना, तो फिर से वापस में मिला। पूछेगा चौथ क्या है, सरदेशमुखी क्या है, तो एक प्रकार का टैक्स था, तो उसको वसूलने का क्या मिला, अधिकार मिल गया। और मराठा मुगल शासकों को 10 लाख रुपया वार्षिक कर देंगे। यानी कि जैसे कि अब वो इतना चीज ले रहा है वहाँ से, तब मराठा क्या करेगा, जो भी मुगल शासक वहाँ का ये था, हेड था, अब उसको क्या करेगा, 10 लाख रुपया देगा। तो मगर वो था उस समय कौन, शासक फर्रुखसिंह था, तो उसको ये 10 लाख रुपया वार्षिक मतलब एक प्रकार से रुपया देगा, कर के तय पर वार्षिक कर देगा। मराठे ज़रूरत पड़ने पर मुगलों को 15,000 सैनिक देंगे। इसके अलावा ये भी प्रावधान हुआ कि मराठे जो है ज़रूरत पड़ने पर मुगलों को 15,000 सैनिक देंगे। तो इस संधि को कराने में बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं का योगदान था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण संधि थी। इस संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। याद रखिएगा ये सवाल, जहाँ भी मैग्ना कार्टा आपको दिख जाए ना, इसको याद रखना है। तो इस संधि को क्या कहते हैं, बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधुओं का योगदान था, इसीलिए ताकि बहुत मजबूत था ना, अच्छा संधि था ये, बहुत सारा चीज़ वापस मिल गया, ठीक ना। और तो इस संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो हो गया। और लगभग कुछ दिन बाद 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ का मृत्यु हो जाता है। अब यहाँ से आता है बाजीराव प्रथम। तो बाजीराव प्रथम ये कोई और नहीं, ये बालाजी विश्वनाथ के ही
पुत्र रहता है बाजीराव प्रथम। ये मराठा पेशवा बना, ये सबसे शक्तिशाली पेशवा था। यह साम्राज्यवादी और विस्तारवादी व्यक्ति था। इसके शासनकाल में मराठे भारत के सर्वोच्च ताकत बन गए। बाजीराव प्रथम ने 1728 ईस्वी में पालखेड़ा का युद्ध में निजाम उल मुल्क को बुरी तरह से पराजित कर दिया। कौन किया? बाजीराव प्रथम ने 1728 ईस्वी में। किस युद्ध में? पालखेड़ा के युद्ध में। अब पालखेड़ा का युद्ध है, पालखेड़ा का युद्ध को आपको दिमाग में रखना कि पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1728 ईस्वी में हुआ था। इसमें किसको पराजित किया था? तो निजामुल को, है ना, पराजित कर दिया था पूरी तरह से। ये हो गया था। बाजीराव प्रथम एवं निजाम उल मुल्क के बीच में मुंशी शिवगांव की संधि हुआ था। किसकी संधि हुआ था? मुंशी शिवगांव की संधि हुआ था। इस संधि के द्वारा निजाम उल मुल्क ने मराठों को चौथ और सरदेशमुखी देना स्वीकार किया। ये भी हुआ कि नहीं, हम चौथ और सरदेशमुखी देंगे। अब आगे क्या हुआ? बाजीराव ने साहू से मुगल राज पर आक्रमण करने का आदेश मांगा। अब चूंकि वो साहू था तो वो तो मेन हेड था ना, ये तो पेशवा था बाजीराव। तो ये बाजीराव आदेश मांगा किससे? साहू से, कि मुगल राज पर हम आक्रमण करना चाहते हैं। और कहते हैं बाजीराव कि आओ हम इस पुराने ब्रिज के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं अपने आप गिर जाएगी। ये सवाल पूछता है, ठीक ना, इस सवाल पूछता है, आपको याद रखना है। चलिए अब आगे समझते हैं। तो अब ये तो काफ़ी योग्य व्यक्ति था ना, योग्य पिता का योग्य पुत्र था ये। तो साहू ने सहमति देते हुए बाजीराव प्रथम से कहा कि आप एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, मराठे झंडे को कटक से लेकर अटक तक फहरा दीजिए। कटक मतलब समुद्र, है ना, अटक मतलब हिमालय से फहरा दीजिए। इस प्रकार बाजीराव प्रथम ने दिल्ली विजय से पूर्व गुजरात व मालवा पर सफल आक्रमण कर दिया। अब हम लोग देखते हैं बुंदेलखंड पर आक्रमण। जब बुंदेलखंड पर आक्रमण कर रहा था उस समय वहाँ का राजा छत्रसाल था। यहाँ पर मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया था। छत्रसाल की बेटी मस्तानी थी। इसी को बाजीराव जो है ना, बाजीराव को प्यार होता है मस्तानी से। तो मस्तानी के आग्रह पर जो बाजीराव ने बुंदेलखंड की रक्षा की और मुसलमानों को भगा भी दिया। यहीं पर बाजीराव प्रथम की मुलाकात मस्तानी से हुई। बाजीराव प्रथम मस्तानी से बहुत प्रेम करता था। ये कुछ ऐसी एक्स्ट्रा है, कोई मतलब नहीं बनता इसका, बट दिमाग में रख सकते हो। और 29 मार्च 1737 ईस्वी को बाजीराव प्रथम ने मात्र 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। उस समय दिल्ली का मुगल शासक मोहम्मद शाह था, वही रंगीला। वह राजधानी से भागने को तैयार था। कौन? रंगीला भागने को तैयार था मात्र 500 घोड़ा से, है ना, 500 माने घुड़सवार सैनिक से। और लेकिन 3 दिन दिल्ली में रहने के बाद बाजीराव प्रथम महाराष्ट्र लौट गया। ये मेनली रूप से लड़ने नहीं गया था, तो चला गया। बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों पर भी आक्रमण किया। इसने पुर्तगालियों से सालसीट एवं बसीन बंदरगाह को छीन लिया। इस पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा कि किसको छीना था? सालसीट एवं बसीन बंदरगाह को छीन लिया। हालांकि सब नोट्स हैं, इसको आप कॉपी में लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस महान पेशवा का मृत्यु हो जाता है 1740 ईस्वी में। ठीक, आगे समझते हैं बालाजी बाजीराव 1740 से 61। बाजीराव प्रथम के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव मराठा पेशवा बना। बालाजी बाजीराव भी अपने पिता की तरह शक्तिशाली था। बालाजी बाजीराव के समय में पेशवा का पद वंशानुगत हो गया, है ना, वंश के अनुसार चलेगा। तो ये सवाल पूछ देगा आपसे कि किसके समय में जो पेशवा का पद है वंशानुगत हो गया? तो बालाजी बाजीराव के समय में हो गया था। बालाजी बाजीराव के समय में संगोला का संधि हुआ था। इसको भी याद रखना होगा आपको। संगोला का संधि क्या था, कब हुआ था? तो 1750 में हुआ था। इस संधि के द्वारा मराठा छत्रपति ने अपना संपूर्ण अधिकार, जो भी मराठा छत्रपति था, अपना संपूर्ण अधिकार, पूरा अधिकार किसको दे दिया? पेशवा को दे दिया। अर्थात संगोला की संधि द्वारा अब मराठा राज का प्रधान कौन बन गया? पेशवा बन गया। तो इसीलिए संगोला की संधि आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि यही एक संधि है जिसमें क्या किया? मराठा छत्रपति अपना पूरा का पूरा अधिकार पेशवाओं को दे दिया। इसलिए संगोला की संधि जो है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। संगोला की संधि मराठा छत्रपति राजाराम द्वितीय एवं बालाजी बाजीराव के बीच में हुआ था। इसको याद रखना है ना, ये ठीक है। राजाराम द्वितीय एवं बालाजी बाजीराव के बीच में हुआ था। बालाजी बाजीराव के समय में मराठा भारत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति बन गया। बालाजी बाजीराव ने 1752 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम को बुरी तरह से पराजित किया। बालाजी बाजीराव एवं निजाम के बीच में झलकी की संधि हुआ। कौन सा संधि हुआ? निजाम के साथ किया झलकी की संधि। बालाजी बाजीराव के समय ही अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। तो पानीपत का तृतीय युद्ध का भी डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, बट फिलहाल इतना दिमाग में रख सकते हो कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके समय में हुआ था? बालाजी बाजीराव के समय में हुआ था। एक तरफ अफगान शासक था अहमद शाह अब्दाली और दूसरी तरफ मराठे।
दोनों के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। चलिए, तो अब पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761, डेट के साथ याद रखना है इसको, ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध भारत के निर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत यानी हरियाणा में हुआ था। पूछेगा पानीपत कहाँ है, तो हरियाणा में है। यह युद्ध अफगान एवं मराठों के बीच हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध में अफगानों का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली, है ना, जिसको दुर्रानी भी कहते हैं, एवं मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भाव ने कर रहा था। सदाशिवराव भाव कर रहा था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे हार गई और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली जीत गया। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार के पीछे बहुत सारा कारण था। अब जैसे कि कारण ये है उसको समझना है। अहमद शाह अब्दाली की सेना मराठे से अधिक थी, यानी उसके पास सेना ज़्यादा था अहमद शाह अब्दाली के पास, और जितना सारा मुस्लिम था ना वो अब्दाली का साथ दिया। जितना उत्तर भारत का मुस्लिम था ना वो सब किसको साथ दिया, अब्दाली को साथ दिया, जबकि मराठों की ओर से कोई हिंदू शासक नहीं साथ दिया। यानी कि ये कोई भी, जैसे मराठों को हिंदू साथ देता तब ये भी मजबूत होता, मगर कोई साथ दिया ही नहीं। मराठा सरदारों में आपसी मतभेद था, सब आपस में, ये तो रहा है सब दिन, आपस में मतभेद। मराठा सैनिक शिविर में अकाल की स्थिति थी। अहमद शाह अब्दाली का सैन्य संगठन अच्छा था। मराठा छापामार युद्ध में विशेषज्ञ थे, इसलिए आमने सामने के युद्ध में ठहर नहीं पाए। जो मराठे थे ना अचानक अटैक कर दिए। छापामार युद्ध मतलब वही होता है, अचानक, मतलब कि छिपा हुआ कहीं पर अचानक अटैक कर दिया कुछ इस प्रकार से। तो छापामार युद्ध में ये काफ़ी माहिर थे, सामने सामने में हार गए। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में सदाशिवराव भाव एवं उनके भाई विश्वासराव मारे गए। जो सदाशिवराव जो नेतृत्व कर रहा था ये भी मारा गया, इसका भाई था विश्वासराव मारा गया। सभी मराठा सरदार मारे गए और केवल महादजी सिंधिया बचे थे। इतिहासकार J.S. सरकार ने लिखा है कि महाराष्ट्र में संभवतः कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसने अपना कोई सगा संबंधी ना खोया हो, है ना, ये लिखा है। कौन लिखा है? J.S. सरकार। ये पॉइंट VPI होता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। कौन लिखा है? J.S. सरकार लिखा है कि महाराष्ट्र में कोई भी ऐसा कोई घर नहीं, कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसने अपना कोई सगा संबंधी नहीं खोया हो। कुछ परिवार तो पूरा नष्ट हो गया था। और इसके साथ ही मराठा तोपखाने का प्रधान इब्राहिम खां गारदी था। तो इसको याद रखना है, आपको याद रखना है कि मराठे तोपखाने का प्रधान कौन था? इब्राहिम खां गारदी था, एक मुस्लिम था। मराठों की ओर से लड़ते हुए इब्राहिम खां गारदी वह भी शहीद हो गया। तो ये सवाल पूछ सकता है आपसे, ठीक ना, कि मराठों की ओर से कौन सा ऐसा मुस्लिम था जो शहीद हो गया था? उसका नाम था इब्राहिम खां गारदी। ये क्या था? तोपखाना का प्रधान था। पानीपत के युद्ध में सदमे से बालाजी बाजीराव, है ना, जो पेशवा था, इसका मृत्यु हो गया। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि बालाजी बाजीराव को किस नाम से जानते हैं? तो नाना साहब के नाम से भी लोग जानते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। पेशवा माधव नारायण फर्स्ट, अब इसके बारे में पढ़ना है। पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद अपना पुत्र माधव नारायण प्रथम पेशवा बना। यह बहुत ही योग्य पेशवा था। इसने पानीपत के पराजय के बाद मराठों की खोई हुई शक्ति को फिर से क्या किया? वापस लाया। इसने हैदराबाद के निजाम, मैसूर के हैदर अली और राजपूत, जाट, रोहेल सबको पराजित कर अपनी अधीनता स्वीकार कराया। इसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद से लाकर दिल्ली के सिंहासन पर बैठवा दिया। ठीक है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में महादजी सिंधिया ने स्थापित किया था। जो शाह आलम द्वितीय था ना, इसको स्थापित कौन किया? महादजी सिंधिया। यही बचे थे ना मराठों की ओर से। अब आगे माधव नारायण फर्स्ट एक बार फिर से मराठों को भारत की सर्वोच्च शक्ति बना दिया, है ना। लेकिन 1772 ईस्वी में अचानक माधव नारायण प्रथम का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। मराठा इतिहासकार ग्रांड डफ के अनुसार मराठा साम्राज्य के लिए पानीपत का मैदान इतना घातक सिद्ध नहीं हुआ जितना कि इस श्रेष्ठ पेशवा का असमय निधन। कौन सा पेशवा? माधव नारायण प्रथम। इसको भी याद रखना आपको। अब अगला आता है नारायण राव 1772 से 73 ईस्वी। माधव राव के मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई नारायण राव पेशवा बनता है। लेकिन नारायण राव के समय में उसका चाचा रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था। देखो क्या किया, है ना। तो क्या कहने मतलब कि आखिर छोटा भाई नारायण राव पेशवा बना, लेकिन नारायण राव के समय उसका चाचा कौन था? रघुनाथ राव। रघुनाथ राव क्या किया? ये पेशवा बनना चाहता था। नारायण राव माधव राव प्रथम की तरह योग्य नहीं था। जो नारायण राव था ना, ये उतना योग्य नहीं था, है ना, यह विलासी था।
जहाँ रघुनाथ राव एवं उसकी पत्नी आनंदीबाई ने मिलकर पेशवा महल में ही नारायण राव को क्या क्या हत्या करवा दिया। क्योंकि नारायण राव का कोई पुत्र नहीं था, अतः रघुनाथ राव क्या बन गया, पेशवा बन गया। ये पेशवा कुछ दिन के लिए बनता है, मगर फिर बीच में वो जो विधवा पत्नी रहती है ना, वो एक बच्चे को जन्म देती है। रघुनाथ राव जो रहता है अल्प समय के लिए पेशवा रहा। इसी बीच नारायण राव की विधवा पत्नी ने बेटे को जन्म दिया। इसके कारण सरदारों ने रघुनाथ राव को हटाकर एक माह 18 दिन के पुत्र को अगला पेशवा घोषित कर दिया। अब अगला आता है माधवराव द्वितीय। माधवराव द्वितीय नारायण राव का पुत्र था। इसके समय में नाना फडणवीस संरक्षक के तौर पे सत्ता का संचालन किया था, गार्जियन के तौर पे। नाना फडणवीस बहुत ही योग्य व्यक्ति था। नाना फडणवीस इसने शासन संचालन के लिए 12 सदस्यों की कमेटी बनाया था। कौन? नाना फडणवीस। इस समिति को वार भाई कहा जाता है। इस समिति का अध्यक्ष नाना फडणवीस था, वही बने हुए क्या था। इसी बीच रघुनाथ राव पेशवा बनने के लिए बेचैन था। वो अंग्रेजों से 1775 ईस्वी में सूरत की संधि कर लेता है। रघुनाथ राव पेशवा बनने के लिए बेचैन था, वो अंग्रेज से सूरत की संधि कर लेता है। इस प्रकार जो रघुनाथ राव होता है, कहीं पर इसको रघुवा भी लिखता है, अंग्रेजों की सहायता से आक्रमण कर देता है। और इसी प्रकार से फिर आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मन अंग्रेज, मराठा युद्ध स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से होता है आंग्ल मराठा युद्ध। तो दोस्तों हम लोग ना यहीं तक रहने देते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध से हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।